नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022, पश्चिमी यूपी से होगा कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, गुपचुप तरीके से चल रही बड़ी जनसभाओं की तैयारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 27 सितंबर को कैसे करना है भारत बंद, किसान संगठन ने जारी की गाइडलाइन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के किसानों को हुआ नुकसान, प्रियंका अखिलेश ने कहा दिया जाए उचित मुआवजा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022, पश्चिमी यूपी से होगा कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, गुपचुप तरीके से चल रही बड़ी जनसभाओं की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक दलों का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। भाजपा ने तो कार्यक्रम के माध्यम से अपनी धमक बनाई हुई है, लेकिन अब कांग्रेस भी पश्चिमी यूपी से अपने चुनाव का शंखनाद करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी बड़े गुपचुप तरीके से जनसभाओं की तैयारियों में जुटी है। पार्टी सूत्रों की माने तो अक्टूबर में पार्टी की बड़ी जनसभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। बता दें कि कुछ महीने पहले प्रियंका ने अपनी रैलियां की थी, लेकिन मेरठ इससे अछूता रह गया था। बताया जा रहा है कि इस बार मेरठ की क्रांतिधरा से ही कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वारा बड़ी चुनावी जनसभा कर अपने इरादों से विपक्ष को बड़ी राजनीतिक चुनौती देने की तैयारी में है। मेरठ में सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रियंका की बड़ी जनसभा हो सकती है, ऐसे संकेत पार्टी हाईकमान से मिले हैं, जिसके बाद जिला स्तर पर तैयारियों का दौर गुपचुप तरीके से शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर शनिवार को मेरठ में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के जिलों के 12 जिलाध्यक्षों और महानगराध्यक्षों की से मुलाकात की। बताया जाता है कि इसी बैठक में मेरठ में विशाल जनसभा आयोजित करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि अभी जनसभा की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अक्टूबर में यह जनसभा की जा सकती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया कि चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए पार्टी का पूरा फोकस यूथ और किसानों पर है। गांव में चौपाल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम अपनी तैयारी से हाईकमान को अवगत कराना है। जनसभा कब करनी है, इसकी तिथियों का निर्धारण वहीं से होगा। आज होने वाली बड़ी बैठक आगामी चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 27 सितंबर को कैसे करना है भारत बंद, किसान संगठन ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल पूरा हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसानों ने ढेरा डाल रखा है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसानों ने कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कोई असुविधा न हो। एसकेएम ने संघटक संगठनों से कहा है कि वे समाज के सभी वर्गों से किसानों के साथ हाथ मिलाने और बंद का पहले से प्रचार करने की अपील करें ताकि जनता की असुविधा कम हो सके। बंद शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होगा और आपातकालीन सेवाओं को छूट देगा। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को किसानों द्वारा भारत बंद के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। बंद के दौरान किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं सहित आपातकालीन सेवाएं ही काम कर सकती हैं। एसकेएम ने कहा कि बंद को लेकर आगे की योजना बनाने के लिए 20 सितंबर को मुंबई में राज्य स्तरीय तैयारी बैठक होगी। उसी दिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 22 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारी बारिश से आपके किसानों को हुआ नुकसान, प्रियंका अखिलेश ने कहा दिया जाए उचित मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, मूसलाधार बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो वहीं 30 से अधिक लोगों की मौत बारिश की वजह से हो चुकी है। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार से किसानों के नुकसान का आंकलन कर उनको उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 17 सितंबर को इस संबंध में ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा, ऊपर में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मंदी और महंगाई की मार झेल रहे किसानों पर एक और विपदा टूट पड़ी है। मैं ऊपर सरकार से निवेदन करती हूं कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि से जनधन की व्यापक क्षति हुई है। हजारों एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं।
किसानों की खड़ी फसल डूब गई है। धान, गन्ना, मक्का, केला, उड़द, बाजरा आदि फसलों को भारी पहुंचा है। भाजपा सरकार किसानों की पीड़ा और नागरिकों की व्यथा से संवेदनहीन बनी हुई है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि भाजपा अपनी किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों की उपेक्षा और पूंजी घरानों का पोषण करती आई है। उसके सत्ता में आने के बाद से ही उसकी दशा बिगड़ती गई है। खेती के काम आने वाली हर चीज महंगी हो गई है। किसानों को धोखा देते हुए भाजपा सरकार कभी आय दुगनी करने की बात करती है तो कभी एमएसपी का भरोसा दिलाती है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए जो वायदे किए उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया है। किसान को राहत देने में भाजपा को कोई रुचि नहीं है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। धान की खेती की लागत 40% बढ़ गई है। इन सब परेशानियों से जूझ रहे किसान पर अब अतिवृष्टि की मार पड़ी है। वो आत्महत्या न करे तो क्या करे। यादव ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत की दिशा में भाजपा सरकार का कोई कदम न उठाना चिंता का विषय है। किसान के मवेशी भी इस संकट में फंसे हैं। बरसात के साथ बीमारियों के दौर भी शुरू हो जाते हैं। वर्षा से जलमग्न इलाकों में पानी निकालने का भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार ने बरसात से पहले की चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो जनता परेशानी में नहीं पड़ती, किसान की फसल का नुकसान नहीं होता। अब भाजपा सरकार को तुरंत राहत कार्य शुरू करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस, महंगाई के साथ बेरोजगारी पर केंद्र पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को लेकर 17 सितंबर को कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, जहां इंदिरा तिराहा पर आयोजित आमसभा कार्यक्रम को कांग्रेस वक्ताओं ने संबोधित करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के दिए आश्वासन के बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना झपटी भी हुई, लेकिन कार्यकर्ता सफल हो गए। हल्ला बोल राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर पुष्पराजगढ़ विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनूपपुर फुंदेलाल सिंह माको, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान, जेपी श्रीवास्तव, संतोष पांड्या, राघवेंद्र पटेल, विकास यादव, रफी अहमद सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कोरोना महामारी के बाद भी देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमत और कृषि कानून पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश की जनता के साथ छलावा और मध्यम वर्गीय परिवार पर अत्याचार की बात कही। साथ ही औद्योगिक घरानों पर सरकार की मेहरबानी और निवेश में बढ़ते कदम पर कुछ चिन्हित परिवारों को ही लाभ दिए जाने की बात कही। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 दलित वोटरों को साधने आज प्रयागराज आ रहे हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राज बब्बर। जी हाँ दोस्तों, अब जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन को उर्वर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। शनिवार को पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रयागराज आ रहे हैं। वो दारागंज के बख्शी बांध स्थित मलिन बस्ती में स्थानीय लोगों से वार्ता कर दलितों को साधने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कल्याणी देवी में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी करेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष नफीस अनवर ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के सदस्यों का दल पार्टी के अलावा आम लोगों से रायशुमारी करने के लिए आ रहा है। पार्टी नेता किशोर वार्ष्णेय ने बताया कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, सांसद राज बब्बर, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पीएल पुनिया के अलावा राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और बाजीराव खाड़े सुबह 11:30 बजे पूर्व बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सभी लोग सीधे दारागंज के बख्शी बांध स्थित मलिन बस्ती पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों से वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे से देर शाम तक कल्याणी देवी में अनुषंगिक संगठनों के सदस्यों से मुलाकात कर उनका सुझाव लेंगे। ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख का इनाम रखने वाले भाजपा नेता को गिरफ्तार करने पहुंची कोलकाता पुलिस, बड़ा विवाद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वाले युवा भाजपा नेता योगेश वार्ष्णेय को गिरफ्तार करने कोलकाता पुलिस अलीगढ़ पहुंची है। शहर के गांधीनगर इलाके में पुलिस ने भाजपा नेता योगेश का घर घेर लिया है। न्यायालय का वारंट लेकर पुलिस पहुंची है। गांधीनगर में योगेश के घर के बाहर सांसद सतीश गौतम, विधायक संजीव राजा, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत समेत तमाम भाजपाई मौजूद हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शुरुआती सूचना पर पहुंचे युवा भाजपाइयों ने कोलकाता पुलिसकर्मी से जमकर धक्का मुक्की की, साथ में लाई गई फाइल और उनकी आईडी तक छीन ली। इलाका पुलिस ने किसी तरह विवाद को शांत कराया और दोनों को अपने साथ थाना गांधी पार्क ले आए। योगेश की मां ने कोलकाता पुलिस के 2 नामजद कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। घर में घुसकर अभद्रता करने, मदद को आई पार्षद अलका गुप्ता से मारपीट, खींचतान, कपड़े खींचने का आरोप लगाया है।
भाजपा इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की जिद पर अड़े हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में अगस्त 2017 में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज से भड़के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर कलम करने वाले को 11 लाख के इनाम का ऐलान किया था। 2017 में दिए गए योगेश के बयान पर उस समय सियासी तूफान आया था। कोलकाता में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यह मुद्दा संसद में भी उठा था। उस समय भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई थी, मगर बैरंग लौटी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। वहीं युवा कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहा है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को नेताओं ने बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जन्मदिन की बधाई। मोदी जी। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बेरोजगारी एवं महंगाई के मुद्दे पर मार्च निकाला। इस मौके पर श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता पर बेरोजगारी और महंगाई का दोहरा बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बेरोजगारी के खिलाफ क्रांति हुई है। चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और भारत को बेरोजगार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022। अखिलेश बोले, हमें इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम और डीएम के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में बेईमानी ईवीएम और डीएम ने की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, हमें इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। लखनऊ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि यूपी में सत्ता में आने पर सपा विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बहाल करेगी। इसके साथ ही लखनऊ में गोमती नदी के किनारे भगवान विश्वकर्मा के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हर वर्ग के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने झूठ का रिकॉर्ड बना दिया। कई बीजेपी वालों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहां से झूठ बोलना सिखाया जाता है। अखिलेश ने कहा कि समाज में हर तरफ झूठ फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी। विश्वकर्मा समाज का मुख्यमंत्री जी ने अपमान किया है। हमने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की थी। भगवान हनुमान का गदा, भगवान कृष्ण का चक्र विश्वकर्मा समाज ने ही बनाया था और उनकी ही छुट्टी खत्म कर दी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश ने पूछा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कहाँ गया? मुख्यमंत्री ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात कही थी, कहाँ है? लखनऊ में बड़े बड़े कागजों पर दस्तखत हुआ था, बड़े बड़े एमओयू साइन हुए थे, उनका क्या हुआ? चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय चौटाला ने कहा, कृषि कानूनों का समाधान इस्तीफा है तो 10 MLAs मेरी जेब में आए, लेकर जाएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को जननायक जनता पार्टी के संस्थापक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला का पानीपत में जमकर विरोध हुआ। उन्हें किसानों ने काले झंडे भी दिखाए गए। नाराज किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। किसानों के विरोध के बाद जब अजय चौटाला कार्यक्रम में पहुंचे तो मन से कृषि कानूनों को लेकर खुले मन से बोले। चौटाला ने कहा कि इस्तीफा कृषि कानून का समाधान नहीं है। अगर इस्तीफा समाधान होता है तो जेजेपी के 10 के 10 विधायकों के इस्तीफे मेरी जेब में हैं, मेरे पास आएं और ले जाएं। वहीं उन्होंने किसानों द्वारा दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा मांगने को लेकर भी प्रतिक्रिया दे। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो दुष्यंत के चाचा ने भी दिया था, तो क्या उनके इस्तीफा देने से कोई समाधान निकल गया? उन्होंने अभय चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास एक मेंबरी थी, वो भी जाती रही। अजय चौटाला ने कहा, समाधान राज्य में हुआ करते हैं, इस्तीफा कोई समाधान नहीं होता। कृषि कानून केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, प्रदेश सरकार ने नहीं, इसलिए अगर किसानों को इस्तीफे मांगने हैं तो हरियाणा के सांसदों से मांगो, करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया से मांगे और दूसरे सांसदों से मांगो, या जिन हरियाणा के मंत्रियों की केंद्रीय में भागीदारी है उनसे मांगो। किसानों द्वारा विरोध के बारे में जब अजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 5 किसान विरोध करने आए हुए थे जो मुझे काले झंडे दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रैली करने और विरोध करने का सबको अधिकार है।
26 तारीख को पानीपत की नई अनाज मंडी में किसान नेता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान महापंचायत को लेकर राजा चौटाला बोले, लोकतंत्र में रैलियां करने का अधिकार सबको है, लेकिन रैलियां करने और मुझे काले झंडे दिखाने से समाधान नहीं निकल सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वर्चुअल किसान मेला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के समर्थन में लगाया बैज, कृषि कानून रद्द करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा आयोजित तीसरे राज्य स्तरीय वर्चुअल किसान मेले का उद्घाटन किया। वर्चुअल किसान मेले के शुभारंभ के दौरान कैप्टन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में #NoFarmersNoFood बैज पहना। उन्होंने यह बैज लगाकर ही मेले का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में रोष प्रदर्शन न करने की अपील की थी। उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई थी। विपक्ष के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी उनके इस बयान का विरोध किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अगर संविधान में 127 बार संशोधन हो सकते हैं तो किसानों के लिए 128वां संशोधन केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है। बीते 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे कई किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इन बातों को ध्यान में रखते केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत कर इन खेती कानूनों को रद्द करना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर देते सीएम ने कहा कि अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार किसानों और देश के हित को देखते इन तीनों कानूनों को रद्द करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है। पंजाब के पास पूरे देश की महज 1.53% खेती के लिए जमीन है। इतनी कम जमीन होने के बावजूद पंजाब देश के अन्न भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है। कोरोना महामारी के बावजूद पंजाब के किसानों ने मेहनत कर रिकॉर्ड अन्न का उत्पादन किया है। इसके बावजूद जो किसान और पंजाब की किसानी के साथ हो रहा है उसे देखकर उन्हें दुख होता है। केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर के दौरान उन्हें किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि अपने हक के लिए प्रदर्शन करना हर किसी का हक है। वो किसी को कैसे रोक सकते हैं। इस समय वो पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। उनकी सरकार इस संघर्ष में शहीद होने वाले किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ रोजगार भी मुहैया करवा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। चुनाव आते ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, प्रियंका ने फिर खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है। वहीं इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक फोटो को ट्वीट कर कहा, जब ऊपर सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे है। चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, किसानों द्वारा पराली जलाने पर पुलिस या लाठी गाली, मुकदमे और जेल देने वाली सरकार सामने चुनाव दिखने पर मुकदमे वापस लेने की बात कह रही है। किसान को भाजपा सरकार ने अपमान का सारथी बना लिया है। खेती किसानी पर चोट सीएम का प्रयोग बन गया है। अजय कुमार लल्लू ने राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव होने पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्रियों संतरियों का घर डूबा है, गरीब का छत टूटा है, सड़क जाम है, नाले सीवर जाम है, भारी बारिश के पानी में लखनऊ बह रहा है। भाजपा सरकार का झूठा विकास बोल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए गुजरात के 22 मंत्रियों को बाहर किया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार की नई मंत्रिपरिषद में पुराने किसी भी मंत्री को जगह नहीं दिए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को बाहर कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी शाह का गुजरात मॉडल। खुद बेदाग दिखने व अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। उन्होंने सवाल किया, मोदी जी, यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ बनाएंगे? देश जवाब मांगता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मंत्रियों को गुजरात में भाजपा की आखिरी सरकार के बचे 15 महीनों में राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रीगण को मेरी शुभकामनाएं। एक अंतिम निवेदन भाजपा के हर नेता से करना चाहता हूँ। माना अब गुजरात में आपकी आखिरी सरकार के सिर्फ 15 महीने बचे हैं। इस बचे हुए समय का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए करें।
न कि उन्हें लूटने में समय बर्बाद करे। उल्लेखनीय है कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिपरिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बनाए गए इन नए मंत्रियों में 21 पहली बार मंत्री बने हैं। नई मंत्रिपरिषद में विजय रूपाणी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है।